everyone, I'm शिवानी सोलंकी and I welcome you all to the Law वाला चैनल जहां पे आज हम डील करने वाले हैं चार्जशीट का मुद्दा दैट इज स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 173। लास्ट सेगमेंट में हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि किस तरीके से स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग होता है, कन्फेशन का रिकॉर्डिंग होता है और कैसे विद इन 24 आवर्स अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो कैसे एक पर्सन जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि हमें एक पर्सन की जुडिशियल कस्टडी या फिर पुलिस कस्टडी चाहिए। तो ये सेगमेंट हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। आज के सेगमेंट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है एंड पुलिस ऑफिसर कम्स टू अ कंक्लूजन कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें इतने सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं मिले कि हम किसी पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीड हो सके, तो मतलब सेक्शन नंबर 169 अप्लाई होता है और वहां पे पुलिस ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करता है दैट वी डू नॉट वांट दिस मैटर टू बी फर्दर प्रोसीडेड। बट इफ ऑन द कॉन्ट्ररी पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट यस देयर आर सफिशिएंट एविडेंसेस, तो सेक्शन नंबर 170 में what are they going to do? They are going to let the magistrate know that yes, मैटर में ऐसा मुद्दा है या मैटर में दम है कि ऐसा ऑफेंस हुआ है, सो वी वुड लाइक टू प्रोसीड विद द मैटर एंड देन सेक्शन नंबर 173 में चार्जशीट सबमिट की जाती है जहां पे एक पर्सन के अगेंस्ट चार्जेस लिखे जाते हैं या चार्जेस जो हैं वो चार्जशीट में लिख के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाते हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड अंडर सेक्शन नंबर 173 चार्जशीट कौन सबमिट करता है, कब सबमिट करते हैं, चार्जशीट का क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्या एक बार इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई तो क्या उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है क्या। सो दिस वी विल बी कवरिंग अंडर सेक्शन नंबर 173। और एक और प्यारा सा सुंदर सा मुद्दा ये आता है कि एक पुलिस डायरी होती है। क्या होती है? पुलिस डायरी होती है। पिंक मूवी को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। पुलिस डायरी होती है, क्या पुलिस ऐसी डायरी का यूज कभी भी कर सकता है या फिर पुलिस डायरी को मेंटेन कब करना है, पुलिस डायरी में क्या क्या कंटेंट आने वाला है, पुलिस डायरी को कहां यूज किया जा सकता है और पुलिस डायरी को कहां यूज नहीं किया जा सकता है। सो वी विल बी कवरिंग दिस ऑल अंडर सेक्शन नंबर 172। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड सी व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर। मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, सबसे पहले वी विल बिगिन विद सेक्शन नंबर 169 जो कि बोलता है एविडेंस क्या है, डेफिशिएंट है, मतलब है ही नहीं एविडेंस हमारे पास। सेक्शन नंबर 170 कहता है हमारे पास सफिशिएंट एविडेंसेस मिल गए, मतलब हम देंगे अब चार्जशीट। एंड सेक्शन नंबर 173 में जब चार्जशीट सबमिट हो रही है तो उसका क्या फॉर्मेट रहने वाला है, क्या फॉर्मेट रहने वाला है। नेक्स्ट इज, तो जब पुलिस कोर्ट के पास जा रहा है या कंप्लेनेंट या विटनेस पुलिस के पास जा रहा है तो क्या उन्हें पुलिस ऑफिसर के साथ जाने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। सेक्शन नंबर 171 कहता है और 172 में हम डील करने वाले हैं पुलिस डायरी से। Is it mandatory to have a police diary in each and every matter or not? So this we will be dealing under section number 172. So without wasting any time, let's begin with the session जहां पे सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे section number 169 कि अगर evidences क्या है स्टूडेंट्स, deficient है, मतलब इतने पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं किसको, पुलिस ऑफिसर को, तो वो क्या कर सकते हैं, पर्सन को रिलीज कर सकते हैं। So first let us understand कौन रिलीज करेगा, कब रिलीज करेगा, by whom and when the person will be released. So section number 169 ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ये ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, देखो यहाँ पे आयो की बात नहीं कर रखी है इन्होंने बोला द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को लगता है कि इतने सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है या रीजनेबल ग्राउंड नहीं है इस बात का सस्पिशन लेने के लिए कि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, या फिर हमें मैजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ऐसा लगता है तो पर्सन को क्या किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है। लेकिन कब रिलीज करेंगे, व्हेन नो सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड। ओके, आगे देखो, जब उस पर्सन को रिलीज किया जा रहा है तो एक बॉन्ड पे रिलीज करेंगे। बॉन्ड पे क्यों रिलीज किया जाता है स्टूडेंट्स, ताकि हम उसे प्रॉमिस करवा सकें या उसको एक कंडीशन में प्रतिबंधित कर ले कि आपको जब जहां जैसे मैजिस्ट्रेट बुलाएंगे तो आप क्या करेंगे, वहां पे अपीयर होने वाले हैं। किसके सामने, बिफोर मैजिस्ट्रेट, which magistrate who is empowered to take cognizance. Clear? So this is your section number 169. Moving on to section number 170 जो कहता है कि अगर evidences sufficient है then in that case what? अगर evidences sufficient है तो हम अक्यूज को क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करेंगे। तो सब सेक्शन 1 ये कहता है कि कौन एविडेंसेस सफिशिएंट होने पे एक अक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने क्या करने वाले हैं, फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो सेक्शन नंबर 170 में बोला है कि जब चैप्टर नंबर 12 के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ऐसा लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं या सफिशिएंट एविडेंसेस हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं हमें
किस चीज के लिए? मैजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज को फॉरवर्ड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? अक्यूज को फॉरवर्ड करेंगे। तो अच्छे से सुनो कि हम यहाँ पे क्या क्या फॉरवर्ड करने वाले हैं। सब सेक्शन 2 में बोला है कि पहला तो हम अक्यूज को फॉरवर्ड करेंगे, अगर उसके साथ कुछ वेपन्स मिले तो हम वेपन्स को भी फॉरवर्ड करेंगे, और उस वक्त कोई आर्टिकल्स मिले, कोई आर्टिकल ऐसे यूज हुए हैं जो कि हमको लग रहा है कि उस ऑफेंस से रिलेटेड नेसेसरी है मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने को, तो हम वो आर्टिकल भी प्रोड्यूस करेंगे। एंड हम उन पर्संस को भी प्रोड्यूस करेंगे मैजिस्ट्रेट के सामने हु आर acquainted with the facts of the case or the circumstances of that particular offense which has been alleged to have committed. Okay, तो ये पॉइंट है। अब देखो सबसेक्शन 1 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, दैट शैल फॉरवर्ड द अक्यूज टू द कस्टडी ऑफ मैजिस्ट्रेट। और आगे देखो, इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, सबसेक्शन 1 क्या कहता है? अगर ऑफेंस बेलेबल है तो फिर पुलिस क्या करेगी? अपॉन if the offense is bailable and the accused is able to give security, shall take security from him for his appearance before the magistrate on the day fixed and for his attendance from day to day before the magistrate until otherwise directed. तो इस पर्सन को हम क्या करेंगे? दैट इज अक्यूज्ड को सिक्योरिटी लेके क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। बेसिकली उससे ये प्रॉमिस करवाएंगे कि आप अपीयर होंगे मैजिस्ट्रेट के सामने। अगर एविडेंसेस सफिशिएंट लग रहे हैं और उसके बाद मैटर कैसा है? बेलेबल, तो कहना इसे कि पुलिस को पावर है कि वो बेल पे एक अक्यूज को रिलीज कर सकते हैं, तब जब मैटर में एविडेंसेस सफिशिएंट मिल रहे तब भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? बेल पे उस पर्सन को रिलीज कर सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए अब देखो सबसेक्शन 2 में हमने बोला अक्यूज को, वेपन को या आर्टिकल जो कि नेसेसरी है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए, वो सब हम क्या करने वाले? मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने वाले हैं। क्लियर? एंड वो सब पर्संस को भी हम प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमें लग रहा है एविडेंस दे सकते हैं। किसके अगेंस्ट? दे कैन गिव एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। ओके, क्लियर? सबसेक्शन 3 देखो क्या बोल रहा है। सबसेक्शन 3 सेज कि जो सीजेएम है, इफ द कोर्ट ऑफ सीजेएम, दैट इज सीजेएम इज मेंशन इन द बॉन्ड, अगर सीजेएम का नाम है बॉन्ड के अंदर कि भाई सीजेएम ऐसा बॉन्ड भरवा रहा है, द कोर्ट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड एनी कोर्ट टू विच द मैजिस्ट्रेट में रेफर द केस फॉर इंक्वायरी। तो जिस भी मैजिस्ट्रेट को क्या करेगा? जिस भी मैजिस्ट्रेट को इंक्वायरी या ट्रायल के लिए मैटर हम आगे कमिट करेंगे, वो भी मैजिस्ट्रेट इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। क्लियर? सबसेक्शन 4 ये कहता है द ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड शैल डिलीवर अ कॉपी देयरऑफ। किसकी? बॉन्ड की कॉपी। कॉपी ऑफ बॉन्ड किसको देने वाले हैं? टू वन ऑफ द पर्सन्स हु एग्जीक्यूटेड इट, जो भी पर्सन्स थे उनको एग्जीक्यूट, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया उनको, एंड शेल देन सेंड टू द मैजिस्ट्रेट द ओरिजिनल विद हिज रिपोर्ट। उसके बाद हम किसको देने वाले? मैजिस्ट्रेट को वो कॉपीज देंगे। वो कॉपीज किसकी? बॉन्ड की कॉपीज, जिन बॉन्ड्स पे हमने इन पर्सन से भरवाया है। देखो इन पर्सन से भी बॉन्ड भरवाया जा सकता है कि आप क्या करेंगे? आप अपीयर होंगे तब जब मैजिस्ट्रेट बोले, और इनसे बॉन्ड इसलिए भरवाया जाता है बिकॉज देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन, तो एक रीजनेबल कह सकते ओपिनियन है कि वो अक्यूज के अगेंस्ट एविडेंसेस दे सकते हैं। सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 170। मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 171 जो कि कहता है कंप्लेनेंट या विटनेस को पुलिस ऑफिसर के साथ कोर्ट आने जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेले भी आ सकते हैं। प्लस उनको आप अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, जबरदस्ती उनको आप क्या नहीं करेंगे? बांध के नहीं रखने वाले हैं, या फिर उनको कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए और रिक्वायर्ड टू गिव एनी सिक्योरिटी। प्लस उनसे आप कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं लेंगे फॉर हिज अपीयरेंस अदरवाइज देन हिज ओन बॉन्ड। उनके बॉन्ड जो हम क्या कर रहे हैं सेक्शन नंबर 170 में ले रहे हैं, उस बॉन्ड के अलावा आप उस पर्सन से और कोई सिक्योरिटी नहीं लेने वाले हैं। क्लियर है? लेकिन मान लीजिए ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसमें कोई सबसेक्शंस नहीं है। ठीक है? प्रोविजो क्या बोलता है? प्रोविजो ये बोलता है कि कोई कंप्लेनेंट है या विटनेस है, उसने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? ही refused for what? Refused to attend or to execute the bond. उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया, तो पुलिस ऑफिसर क्या करने वाले हैं? पुलिस ऑफिसर, दैट इज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, विल फॉरवर्ड दैट पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट हु हैव, एंड मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? अब ले जाके उस पर्सन को डिटेन कर सकते हैं एक कस्टडी में। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने रिफ्यूज कर दिया वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से। तो नाउ मैजिस्ट्रेट हैज द पावर कि उस पर्सन को हम डिटेन कर सकते हैं। कब तक डिटेन कर सकते हैं? अंटिल ही
एग्जीक्यूट्स द बॉन्ड, जब तक वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर लेता तब तक उस पर्सन को हम डिटेन करके रख सकते हैं। दिस इज योर सेक्शन नंबर 171। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 172 हम डील करेंगे सेक्शन नंबर 173 से। सेक्शन नंबर 173 से डील करेंगे क्योंकि 173 में बोला है कि किस तरीके से हमें एक चार्जशीट को सबमिट करना है। देखो स्टूडेंट्स, जब भी पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है ना, तो पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक ड्यूटी होती है कि वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। बहुत मोटी सी चार्जशीट होती है। अगर आपने कभी इंटर्नशिप्स किया है तो अपने लॉयर्स के पास आप जरूर गए होंगे, तो उनके पास जो भी फाइल होती है उस फाइल में चार्जशीट जरूर होती है। अब चार्जशीट में देखो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी हो सकती है, फॉरेंसिक लेबोरेटरी से कोई रिपोर्ट आई है ना, डॉक्टर्स के कोई स्टेटमेंट्स हैं, डेथ सर्टिफिकेट दे रखा है उसमें, तो वो सब कुछ होता है। क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, डेथ सर्टिफिकेट तो डॉक्टर नहीं देते हैं, बट डॉक्टर डेफिनेटली ये सर्टिफाई करते हैं कि किन रीजंस की वजह से एक पर्सन की डेथ हुई है। बिकॉज डेथ सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है, आपको अपनी म्युनिसिपैलिटी से मिलता है। आपके डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रार अपॉइंट कर रखे हैं वो आपको डेथ सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं, बट डॉक्टर रीजन जरूर बता सकते हैं कि किन ग्राउंड्स पे एक पर्सन की डेथ हुई है। क्लियर है ये चीज? तो ये सारी चीजें होती है। एक और एडिशनल चीज जैसे आप देख सकते हो सीडीआर होती है ना, कॉल डिटेल रिपोर्ट्स होती है उसमें कि पर्सन ने पिछले 1 साल में किन से बातें की। तो सीडीआर काफी बड़ी होती है, काफी छोटा फॉन्ट होता है उसमें, कौन सा कॉल था, कौन सा डी, किसको किया, कितने टाइम पे किया, कितनी ड्यूरेशन थी, कब कौन सा मैसेज रिसीव हुआ, वहां का आईपी एड्रेस क्या था। All these things are covered under CDR. Okay? अब सुनो, इट सेज कि जब हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती, कब स्टूडेंट्स, व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, तो पुलिस एक रिपोर्ट सबमिट करेगी जिसे कि हम कहते हैं चार्जशीट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम इसे चार्जशीट कहते हैं, जो कि हमारे 2R ऑफ CRPC में डिफाइंड है। अब उन्होंने उसको चार्जशीट नहीं बोल के क्या बोला है, पुलिस रिपोर्ट बोला है। क्लियर है? सब सेक्शन 1 ने ये बोला। हालांकि हम सेक्शन नंबर 173 को अच्छे से रीड करने वाले हैं, एक एक सब सेक्शन में आपको रीड करके बताऊंगी क्योंकि ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आफ्टर सेक्शन नंबर 154, 164, 167, चैप्टर नंबर 12 में कोई अगला सेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है तो इट इज 173। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स बना रखे हैं, इन पॉइंटर्स को हम पढ़ने वाले, लेकिन पहले पॉइंटर्स समझते हैं। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी है जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मैटर को, कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है विदाउट अननेसेसरी डिले। बिना किसी डिले के उनको क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है। 1A ये कहता है कि अगर रेप ऑफेंस का मैटर है तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को विद इन 2 मंथ्स में कंप्लीट करनी है। सब सेक्शन 2 का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर ऐसी कोई रिपोर्ट भेज रहे हैं मजिस्ट्रेट के पास, तो इट हैज टू बी इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रिस्क्राइब कि एग्जैक्टली आपके चार्जशीट का फॉर्मेट क्या होने वाला। अब देखो हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है, बट जनरली आपको सब जगह स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, है ना। जैसे एफआईआर का भी देखोगे तो वहां पे आपको स्टेट गवर्नमेंट बताती है। फॉर एग्जांपल इफ देयर आर एनी लोकल लैंग्वेज स्पीकिंग, है ना, रिकॉग्नाइज्ड, वो स्टेट्स जहां पे उनकी लैंग्वेज क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे कि महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पे मराठी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड है, तो यू विल सी दैट एफआईआर्स आर जनरली इन मराठी लैंग्वेज। बट इफ यू सी दी नॉन लोकल लैंग्वेज या फिर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स अगर आप देखोगे तो जनरली वहां पे एफआईआर हिंदी में देखने को मिलती है। बराबर है क्या? सो नाउ रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होने वाला है? ऑलवेज रिमेंबर सेक्शन नंबर 173 के सब सेक्शन 2 में हम चार्जशीट को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबमिट करते हैं। चार्जशीट को यहां पे सबमिट किया जाता है। ओके, पॉइंट ए बोला है कि उसमें क्या क्या होने वाला है, नेम ऑफ द पार्टीज, पार्टीज की नेम होने वाले हैं, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दी है ना, जो ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, क्या वो कॉग्निजेबल है, क्या वो नॉन कॉग्निजेबल है, क्या वो बेलेबल है, क्या वो नॉन बेलेबल है, क्या वो कंपाउंडेबल है और क्या वो नॉन कंपाउंडेबल है। सो वी हैव टू मेंशन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन। ओके, C point is that name of the person who are acquired with the facts of the circumstances, facts or circumstances of the case, वो लोग जिन्होंने उस सिचुएशन को अच्छे से देखा है, जिनके सामने ऐसी कुछ चीजें हुई थी, मतलब हम कह सकते हैं somewhere witnesses, can I say yes or no? तो ये witnesses का नाम वहां पे होना चाहिए जिनको भली भांति उन चीजों के बारे में पता है। Offense appears to have been committed. So basically यहाँ पे पुलिस ऑफिसर अपना ओपिनियन देने वाला है कि यस ये ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। पुलिस ऑफिसर को क्या लगता है, ये पुलिस ऑफिसर बताने वाला है। क्या अक्यूज अरेस्ट हुआ है, क्या अगर अरेस्ट हुआ है तो कब अरेस्ट हुआ, ये सब कुछ आपको मेंशन करना है। एंड क्या उस पर्सन को आपने बॉन्ड पे रिलीज कर दिया, क्या जो अक्यूज अरेस्ट हुआ है या कोई पर्सन है
फॉर दैट मैटर अक्यूज को ही लेते हैं, अगर अक्यूज अरेस्ट हुआ है तो क्या आपने उस पर्सन को बॉन्ड पे रिलीज कर दिया है क्या, एंड वेदर यू हैव फॉरवर्डेड द अक्यूज अंडर सेक्शन 170 इनटू द कस्टडी। 170 में जहां हमें एविडेंसेस क्या लगे स्टूडेंट, सफिशिएंट लगे, हमने क्या किया था, उसको मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर दिया था अलोंग विद द वेपन्स एंड आर्टिकल्स एंड दोज पर्संस हु वर एक्विटेड विद द फैक्ट्स, बराबर है। एंड लास्ट इज रिपोर्ट ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमेन। अगर चार्जशीट किससे रिलेटेड सबमिट की जा रही है, रेप के ऑफेंस से रिलेटेड सबमिट की जा रही है, तो वहां पे क्या हमने उस रिपोर्ट के अंदर विमेन का मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट साथ में अटैच की है या नहीं की है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा देखने के लिए, जबकि आपको जो कि आपको हमेशा सबमिट करनी ही करनी है। अब देखो एग्जामिनेशन की बात करूं, मैं किसकी बात करूं स्टूडेंट्स, मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करूं, तो हमारे पास पूरे सीआरपीसी में 3 सेक्शंस आते हैं। तो मैम आपने 2 ही क्यों फ्लो चार्ट में से 2 ही क्यों बनाया, क्योंकि हमें इसे 2 हेडिंग के नीचे पढ़ना है। मेडिकल एग्जामिनेशन एक होता है अक्यूज्ड पर्सन का, एक होता है अरेस्टेड पर्सन का। किसका होता है, अरेस्टेड पर्सन। अरेस्टेड पर्सन मतलब जो अरेस्ट हुआ है, जो अरेस्ट हुआ है। तो अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन कहां होता है, सेक्शन नंबर 54 में, और अक्यूज्ड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एक सेक्शन 53 में, दूसरा होता है 53A में। किसमें होता है, 53 और 53A में। अब सोचो 53 में किसका किस लिए होता है, सोचना क्या, मैं बताती हूँ। 53 में जो नॉर्मल बेसिक अक्यूज होता है ना, किसी भी चीज से रिलेटेड उसको अक्यूज को उसके ऊपर एलिगेशन लगाए तो हम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने वाले हैं, जिसकी की रिक्वेस्ट कौन करने वाला है, पुलिस ऑफिसर करने वाला है। और 53 में हम उस अक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसके अगेंस्ट रेप का एलिगेशन लगाया गया, क्योंकि उसकी थोड़ी एग्जामिनेशन अलग टाइप की हो जाती है। ओके, तो वहां पे 53A में भी उसका क्या किया जाता है, एक एग्जामिनेशन किया जाता है। लेकिन मैं सेक्शन नंबर 54 की बात करूं तो जैसे ही पर्सन को अरेस्ट किया जाता है सबसे पहले क्या जाता है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। रीजन बीइंग स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जब भी एक पर्सन को अरेस्ट करते तो होता है ना, बाद में बोलता है कि नहीं मेरे को तो पुलिस ने मारा पीटा था, मैंने तो उनके डर के नीचे, डर की वजह से सेक्शन नंबर 161 में ऐसा स्टेटमेंट्स दे दिया था, इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, जबरदस्ती किया, इंड्यूसमेंट किया, थ्रेट किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया। सो ये मेडिकल एग्जामिनेशन इसीलिए होता है दैट द मोमेंट द पर्सन इज अरेस्टेड, तो ये पता लगाया जा सके कि कहीं पुलिस ने उसे मारपीट तो नहीं किया, टॉर्चर तो नहीं किया। ओके, क्लियर। तो ये सब कुछ था सब सेक्शन 2 में कि ये सारी चीजें क्या करनी है, पुलिस ऑफिसर ने उस रिपोर्ट में ऐड ऑन करनी है। पॉइंट नंबर 2 इसमें ही ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली किसी पर्सन से तो उन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, ये सारी चीजें भी हमें कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई सुपीरियर ऑफिसर अपॉइंट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो सुपीरियर ऑफिसर ही उस रिपोर्ट को सबमिट करने वाला है। प्लस जब तक क्या है, जब तक कि मैजिस्ट्रेट के पास से ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक के लिए वो डायरेक्ट कर सकते हैं अपने से सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को कि भैया आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। क्लियर। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर रिपोर्ट ऐसी है जहां पे ये बताया जा रहा है कि हमने तो अक्यूज को रिलीज कर दिया बॉन्ड पे, तो मैजिस्ट्रेट को जहां उचित लगे ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं कि भैया दिस बॉन्ड इज डिस्चार्ज, इस बॉन्ड को डिस्चार्ज कीजिए। तो जैसे ही मैजिस्ट्रेट के पास आप चार्जशीट भेजते हैं और मैजिस्ट्रेट को लगता है आपने इस पर्सन को कैसे रिलीज किया, लेके आओ, बॉन्ड को क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे, उस पर्सन को लेके आओ। जहां मैजिस्ट्रेट को लगता है अच्छा ठीक है मैटर में सफिशिएंट एविडेंसेस है, बट ठीक है रिलीज कर दिया, पेलेबल ऑफेंस था, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई हीनियस ऑफेंस नहीं है, चलेगा। ओके, क्लियर। सबसेक्शन 5 ये बोलता है दैट इफ सेक्शन नंबर 170 जहां अप्लाई होता है, सेक्शन नंबर 170 जिन केसेस में अप्लाई होता है मतलब कि जहां पे सफिशिएंट एविडेंसेस हमको मिले हैं, तो फिर वहां पे पुलिस ऑफिसर क्या क्या फॉरवर्ड करने वाला स्टूडेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और एक्सट्रैक्ट सबमिट करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए आगे यूज किए जा सकते हैं प्रोसिक्यूशन द्वारा। एज वेल एज सेक्शन नंबर 161 के अंडर उन पर्संस का भी स्टेटमेंट फॉरवर्ड करना पड़ेगा हमको मैजिस्ट्रेट के सामने जिनको कि प्रोसिक्यूशन क्या करना चाहता है, एविडेंस टेकिंग या एग्जामिनेशन के दौरान उनका एग्जामिनेशन करना चाहता है। सबसेक्शन 6 ये बोलता है कि जब मैजिस्ट्रेट ऐसी चार्जशीट सबमिट कर रहे हैं, और नॉट मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर जब ऐसी चार्जशीट सबमिट कर रहे हैं एंड पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन
कि कुछ पर्टिकुलर मैटर उसमें ऐसा है जिसको हमें एक्सक्लूड करने की जरूरत है, मतलब रेलेवेंट नहीं है या तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अक्यूज को थोड़ा इनकन्वीनियंस कॉज कर सकता है, तो इस पर्पस के लिए इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, कुछ खास वास्ता इसका है नहीं ऑफेंस से रिलेटेड, तो ही कैन गिव a note to the magistrate along with that report कि kindly exclude that particular subject matter from the proceeding. सबसेक्शन 7 बोलता है कि पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन कि हाँ चलो सबको कॉपीज दे दी, उसके बाद अगर उसको लगता है तो अक्यूज को भी क्या किया जा सकता है, उस रिपोर्ट की दैट इज चार्जशीट की कॉपी दी जा सकती है. Subsection 8 very important, it is in question important from your interview point of view. अब सवाल ये उठता है कि जब एक बार इन्वेस्टिगेशन हो गई, चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने हमने फॉरवर्ड कर दी, तो क्या हम मजिस्ट्रेट को चार्जशीट सबमिट करने के बाद कोई वापस इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और वापस इन्वेस्टिगेशन होने पर क्या हम कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, वी कैन सबमिट सच सप्लीमेंट्री चार्जशीट व्हेन द पुलिस ऑफिसर गेट्स फर्दर एविडेंसेस. जब उनको फर्दर एविडेंसेस मिलते हैं तो वो क्या करेंगे, वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन वापस से कर सकते हैं और सप्लीमेंट्री चार्जशीट वापस से दे सकते हैं मजिस्ट्रेट को. और जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दे रहे हैं तो सेक्शन नंबर 173 सब सेक्शन 2 से लेके सब सेक्शन 6 तक वापस इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अप्लाई हो जाएंगे. मतलब ये सारी आपको प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी. क्लियर है? सो दिस वाज ऑल गिवन टू अस अंडर योर सेक्शन नंबर 173. तो अब 173 को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम ये देखेंगे कि हमारे बेरेट में क्या क्या दे रखा है, कहीं हमने कुछ मिस आउट तो नहीं किया है. एज फार एज आई नो वी हैवंट मिस्ड आउट एनीथिंग, बट फॉर योर satisfaction let me read the Barrett so that you also get to understand that how you are supposed to read the Barrett. Subsection 1 ये कहता है every investigation under the chapter shall be completed without unnecessary delay. बराबर है क्या? 1A कहता है, 1A कब ऐड हुआ है स्टूडेंट्स? ये ऐड हुआ है 2009 में. कब ऐड हुआ है? 2009 में ऐड हुआ है. It says अगर इन्वेस्टिगेशन किससे रिलेटेड है, रेप ऑफेंसेस से रिलेटेड है, दैट इज सेक्शन नंबर 376 से लेके 376 ए बी सी डी, ए बी डी ए डी बी ई, इनसे रिलेटेड है. तो इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम में कंप्लीट करनी है? विद इन 2 months कंप्लीट करनी है. कब से? फ्रॉम द डेट व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. सबसेक्शन 2 ये बोलता है एज सून एज इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू टेक द कॉग्निजेंस. कौन से मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे स्टूडेंट्स? जो कि कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है. किस फॉर्म में? उसी फॉर्म में जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा. नेम ऑफ द पार्टीज, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, नेम्स ऑफ द पर्सन हु अपीयर टू बी एक्विटेड विद द फैक्ट्स. डी पॉइंट बोला है वेदर द ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड और नॉट, इफ whether the accused has been arrested or not. G point ने F point ने बोला है whether he has been released on the bond and if so with या without securities है. G point बोलता है forward him in custody, क्या उस person को हमने section number 170 में forward किया है. H point बोल रहा है whether the report of medical examination of the women has been attached whether investigation relates to your rape offenses. क्या आपने उस investigation के दौरान जो भी आपने रिपोर्ट बनाई है उसके साथ आपने विमेन ऑफ और द विक्टिम ऑफ द रेप ऑफेंस की मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट अटैच की है या नहीं की है. पॉइंट 2 ये कहता है ऑफिसर शैल आल्सो कम्युनिकेट द एक्शंस टेकन बाय हिम टू द पर्सन if any by whom the information relating to the official commission of the offense was first given to him. Okay. Subsection 3 क्या बोलता है? Subsection 3 ये बोलता है in case where a superior officer of police has been appointed under 158 में अपॉइंट करते हैं हम सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को. कौन? स्टेट गवर्नमेंट. अगर सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को यहाँ अपॉइंट किया गया है, द रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड थ्रू दैट ऑफिसर एंड वो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? ही में पेंडिंग द ऑर्डर्स फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, जब तक कि मैजिस्ट्रेट के पास से ऑर्डर नहीं आ जाते हैं, डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन. सबसेक्शन 4 ने क्या बोला है? व्हेन इट अपीयर्स
from the report forwarded under this section, चार्जशीट सबमिट करने के बाद ऐसा लगता है that the accused has been released on his bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond or otherwise as he thinks fit. अगर उनको लग रहा है कि भाई sufficient reasons है, sufficient evidences है, तो वो क्या कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट जिस पर्सन को हमने बॉन्ड पे क्या किया, रिलीज किया, उस बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं. बराबर. नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि जहां पे केस ऐसा है वेयर इन विच सेक्शन 170 अप्लाइज, द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट, क्या क्या सबमिट करने वाले हैं, ए पॉइंट, ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई, जहां पर कि प्रोसिक्यूशन क्या करना चाहता है, रिलाय करना चाहता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और वो सारे एक्सट्रैक्ट्स हमें मजिस्ट्रेट को पहले से सबमिट करने पड़ेंगे ताकि मजिस्ट्रेट उनकी अच्छे से रीडिंग कर ले, उनको समझ ले. पॉइंट नंबर बी बोला है द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन नंबर 161 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, कौन करता है, पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है जिसका की नोटिस देते हैं 160 में, और इस स्टेटमेंट को साइन करने की जरूरत नहीं है जो कि दे रखा है 162 में. Of all persons whom the prosecution proposes to examine as the witness, उन सभी लोगों का आपको स्टेटमेंट 161 वाला स्टेटमेंट देना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को जिसको कि प्रोसिक्यूशन क्या करना चाहता है, एग्जामिन करना चाहता है एज अ विटनेस. 160 सबसेक्शन 6 में बोला है अगर पुलिस ऑफिसर को ओपिनियन है दैट एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग और दैट इट्स डिस्क्लोजर टू द इज नॉट रेलेवेंट to the accused is not essential in the interest of the justice or is inexpedient to the public interest, he shall indicate that part of the statement and append a note. ये जो नोट की मैं बात कर रही थी, क्या करेंगे यहाँ पे, जो नोट है साथ में एड ऑन करेंगे ताकि मजिस्ट्रेट को क्या बोला जा सके, टू एक्सक्लूड दैट पार्ट फ्रॉम द कॉपीज टू बी ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड एंड स्टेटिंग द रीजंस टू डू सो. सबसेक्शन 7 ने क्या बोला है, द पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा है मैटर को finds it convenient to do so, he may furnish the accused all the copies. Okay. Subsection 8 ने क्या बोला है, nothing in this subsection or section, not subsection, section shall deem to preclude the further investigation in respect of offense after the report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate, and whereupon such investigation the officer in charge obtains, police station का officer in charge obtains फर्दर एविडेंसेस. अगर फर्दर एविडेंसेस मिलते हैं जो कि ओरल भी हो सकते हैं या डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं, ही शैल फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट व्हाट, फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सच एविडेंस इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब, जो कि आपके किस में प्रिस्क्राइब था, अभी हम सबसेक्शन 2 में पढ़ के आए हैं, जो कि कौन प्रिस्क्राइब करता है, स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है. ओके. एंड the provisions of subsection 2 to 6 shall apply in the relation to such report or reports. बराबर है. तो यहाँ पे subsection 2 से लेके subsection 6 क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा. Now coming to the very important segment that is section number 172, जो कि बात करता है किसकी, स्टूडेंट्स, पुलिस डायरी की बात करता है. किसकी बात कर रहा है, जिसे हम कहते हैं पुलिस डायरी. अब ये पुलिस डायरी का काम क्या है स्टूडेंट्स, इसको समझेंगे. देखो, हमारे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उनकी डे टू डे इन्वेस्टिगेशन में वो क्या कर रहे हैं, वो सारा लेखा जोखा उसमें लिखना है. किसको लिखना है, पुलिस ऑफिसर इन मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन. सो कैन आई से ही इज एन आईओ. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डे टू डे इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोसेस हो रहा है वो उनको मेंशन करना है. साथ ही साथ वो ये मेंशन करेंगे वो टाइम जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्या की, स्टार्ट की, इन्वेस्टिगेशन बिगैन एंड व्हेन इन्वेस्टिगेशन क्लोज, प्लस वो क्या ऐड ऑन करने वाले हैं, प्लेस जो उन्होंने विजिट किए, वो सारे प्लेसेस जो कि उन्होंने विजिट किए हैं, एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस, प्लस उनका भी स्टेटमेंट लगेगा, स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांस. देखो आईओ का भी स्टेटमेंट लगता है, एंड आईओ इज सेड टू बी दी विटनेस. किसका विटनेस, विटनेस तो क्या, हाँ किसका होता है, प्रोसिक्यूशन विटनेस होता है. वो जनरली आके किसके बिहाफ पे जो है स्टेटमेंट देता है, वो स्टेटमेंट देता है हमारे प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे, जिसको कहा जाता है सरकारी गवाह. ठीक है, गवर्नमेंट का विटनेस बोला जाता है उसको. ठीक है, तो भैया आपका क्या ओपिनियन है, आपने वहां पे जाके सर्कमस्टांसेस को देखा है ना, स्पॉट पे प्रोसीड हुए हो, सो व्हाट इज योर ओपिनियन. तो वहां पे आपको अपना भी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ओपिनियन नहीं. ओपिनियन तो बेसिकली हम कहाँ दे रहे हैं, 173(2) में दे रहे हैं. यहाँ पे हमको स्टेटमेंट बताना है कहाँ गए, कैसे गए, क्या क्या देखा, क्या क्या चीजों को आपने ऑब्जर्व किया. बराबर है.
1A क्या बोलता है ये देखो, और फिर 1B क्या बोलता है। 1A में बोला है कि जो भी स्टेटमेंट किसमें रिकॉर्ड किए थे, अंडर सेक्शन 161 रिकॉर्ड किए थे, उसको भी आपको क्या करना है, केस डायरी में ऐड करना है। 1B ये कहता है कि हमारी जो पुलिस डायरी है, या जैसे हम केस डायरी कह रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 172, वो क्या होगी, वो वॉल्यूम्स में होगी, उसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 होगा, प्लस इट विल बी पेजिनेटेड। दैट मीन्स टू से कि उस बुक का या पुलिस डायरी में पेज नंबर मेंशन होने चाहिए। क्योंकि मान लो कई बार पुलिस ऑफिसर्स अगर अक्यूज के साथ मिल जाएं और वो पुलिस डायरी में से कोई पेपर हटा दे, रिमूव कर दे, तो अगर पेजेस लगे होंगे तो हमको पता होगा कि कोई पेज गायब हुआ है या नहीं हुआ है। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि जो हमारे क्रिमिनल कोड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो पुलिस डायरी को यूज कर सकते हैं, पुलिस डायरी को यूज कर सकते हैं, बट कैसे, नॉट एज एविडेंस, कभी भी उसे एज अ एविडेंस यूज नहीं करना है। आप उसे कैसे यूज करेंगे, आप को वो एड कर सकता है, एड टू मैजिस्ट्रेट। सो बेसिकली पुलिस डायरी का पर्पस क्या है, ताकि वो मैजिस्ट्रेट को एड कर सके ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल। सबसेक्शन 3 ने और एक इंपॉर्टेंट चीज बताई है, कहां पुलिस डायरी यूज की जा सकती है और कहां नहीं यूज की जा सकती। तो इन्होंने बोला कोई भी अक्यूज या उसका एजेंट पुलिस डायरी को यूज नहीं करेगा, पुलिस डायरी को यूज नहीं करेगा merely because the court is also using it, but if they are used by police officer, क्या बोला है, एक्सेप्शन बोला है, अगर पुलिस ऑफिसर यूज करता है फॉर व्हाट, who made them, if they are used by the police officer who made them to refresh his memory, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए अगर पुलिस ऑफिसर यूज करता है तो अलाउड है। और इफ द कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग द पुलिस ऑफिसर, या फिर अगर कोर्ट यूज करता है ऐसी डायरी को टू कॉन्ट्राडिक्ट द पुलिस ऑफिसर तो चलेगा। तो 3 पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है पुलिस डायरी को, कैन आई से, है ना। फर्स्ट है कि मैजिस्ट्रेट को एड कर रहा है, सेकंड है कि पुलिस ऑफिसर यूज कर रहा है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, थर्ड कोर्ट यूज कर रहा है पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। क्लियर है ये चीज। एंड फिर यहाँ पे सेक्शन नंबर 167 एंड 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विल अप्लाई। इसका एक एग्जांपल दूं मैं आपको किस तरीके से पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है। आपने मूवी देखी है ना पिंक मूवी नहीं देखी तो देख लीजिएगा जाके, पिंक और दृश्यम बहुत अच्छे से देखिएगा। पिंक मूवी में जहां पर अमिताभ बच्चन जी लेडी पुलिस ऑफिसर से क्वेश्चन करते हैं कि ये एफआईआर आपने कब रिकॉर्ड की, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम बताती है कि मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। तो पुलिस डायरी को प्रस्तुत किया जाता है कोर्ट में, और लास्ट पेज, नॉट लास्ट पेज, पेज के लास्ट में एकदम एंड पे वो एक एंट्री बनाई गई होती है जहां पे वो बताती है कि हाँ ये एंट्री मेरे हाथ से की गई है और इस टाइम पे मैंने ये एंट्री की है। एंड द सीसीटीवी फुटेज सेज कि वो उस वक्त, जिस वक्त वो एंट्री की गई थी, दैट पुलिस ऑफिसर वाज अटेंडिंग द वेडिंग, और वो वेडिंग की प्लेस बहुत ज्यादा दूर थी, कहां से, पुलिस स्टेशन से। सो हाउ इज इट पॉसिबल दैट शी कुड हैव रिकॉर्डेड दैट इंफॉर्मेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम विच इज मेंशन्ड इन द रजिस्टर। तो इस तरीके से पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है कि आप बोल रहे हो कि आपने 9 बजे इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया है, 9 बजे तो आप शादी में थे, बताओ कैसे इसको रिकॉर्ड किया है, और ये इन्फॉर्मेशन आपने एकदम एंड में ही क्यों रिकॉर्ड की है, फ्रेश पेज पे रिकॉर्ड कर सकते थे, ऐसा लग रहा है कि ये बीच में बाद में ऐड की गई है। ओके, सो दिस इज हाउ पुलिस डायरी कैन बी यूज्ड। पुलिस डायरी से रिलेटेड स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, दैट इज पुलुकुरी कोट्टैया वर्सेस एम्परर 1947, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इफ पुलिस ऑफिसर हैज नॉट रिकॉर्डेड द केस डायरी, मतलब केस डायरी में अगर आपने डिटेल्स को रिकॉर्ड नहीं किया है या ऐड नहीं किया है तो इट विल नॉट बी फैटल टू द प्रोसिक्यूशन केस, मतलब प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट वो मैटर नहीं चला जाएगा कि भैया पुलिस ऑफिसर ने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। सो व्हाट, द कोर्ट विल सीक द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। कोर्ट किसको बुलाएंगे, आयो को बुलाएंगे और बोलेंगे क्या भाई साहब क्यों ये आपने पुलिस डायरी के अंदर ये ऐड नहीं किया है, व्हाट वर द रीजंस, यू वर ड्यूटी बाउंड अंडर सेक्शन नंबर 172 टू रिकॉर्ड इट, व्हाई डिड यू नॉट रिकॉर्ड इट। सो इट इज ऑन द पुलिस ऑफिसर टू गिव द रीजंस, बट कभी भी प्रोसिक्यूशन केस के अगेंस्ट ये मैटर नहीं जाएगा, प्रोसिक्यूशन केस का कोई नुकसान नहीं होगा मियरली बिकॉज हमने पुलिस डायरी को यहाँ पे मेंटेन नहीं किया है। क्लियर है ये पॉइंट। सो आई होप आपने ये सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा और हमने सारा सेगमेंट कवर कर लिया है। एंड मैं आपको फिर से बता दूं, आफ्टर योर सेक्शन नंबर 154
164, 167, the very important segment is section number 173 plus 172. कई बार देखो आप कोर्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा पुलिस डायरी का यूज किया जाता है. जनरली देखो पुलिस डायरी का यूज सिर्फ पीपी कर सकते हैं ना, पीपी भी कोर्ट की परमिशन लगती है उनको ना. पर देखो कई बार क्या होता है कि जो अपोजिट लॉयर्स होते हैं, अल्टीमेटली देखो लॉयर्स भी एक ही पार्ट में है ना, एक ही कह सकते हो कि फील्ड का हिस्सा है. तो वो जनरली क्या करते हैं कि ये मैंने अपने अराउंड प्रैक्टिस में देखा था दैट आर लॉयर्स यूज टू गो एंड कंसल्ट टू पीपी कि पीपी साहब पुलिस डायरी भिजवा दो. तो उसे समझ नहीं आता कि पुलिस डायरी होती क्या है. देन इट वाज व्हेन वी वर स्टडिंग सीआरपीसी फर्स्ट ईयर में. अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो थोड़ा कम समझ आता है क्योंकि एकेडमिक्स आपने कम पढ़ा होता है, सीआरपीसी आता नहीं है उस वक्त और आपको लेटर स्टेज पे आता है. तो इट वाज इन सेकंड ईयर व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट द सीआरपीसी, तब पता चला ओके दिस इज द पुलिस डायरी. और यहाँ पर तो हम तो एंटाइटल्ड ही नहीं थे क्योंकि हम तो अक्यूज के वकील थे, तो हम तो एंटाइटल ही नहीं थे पुलिस डायरी के लिए. तो फिर पुलिस डायरी कैसे यूज किया? तो ये अंदर सेटिंग चलती है जहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही बोल देते हैं कि साहब दिखा दो पुलिस डायरी में क्या क्या मेंशन है, सो दैट अक्यूज भी क्या करता है उस चीज का बेनिफिट उठा सकता है और अक्यूज को भी पता चले एग्जैक्टली मैटर में क्या हुआ था. ठीक है, सो दैट वाज द सेशन एंड आई होप कि आप सब नोट्स अपने टाइम पे बना रहे हैं. मेक श्योर कि आप बैकलॉग इकट्ठा ना करें क्योंकि बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा तो बाद में उसको कवर करना काफी मुश्किल रह जाएगा. 50-55 सेगमेंट सेशंस या लेक्चर्स रहने वाले हैं सीआरपीसी के. डेली कर लोगे तो अच्छा है, वरना सोच रहे हो कि एक हफ्ते में सीआरपीसी कर लूंगा, नोट्स बना लूंगा, तो नहीं होगा स्टूडेंट्स. रोज का थोड़ा थोड़ा करोगे. अब हमने सेशन ही आधे घंटे का लिया है. जब मैंने आपको पढ़ाया आधा घंटा जिसमें भी मैंने आपको डायरेक्ट रीडिंग करके बता दी, तो नोट्स की बात करोगे तो हार्डली 15-20 मिनट्स में बन जाएगा. सो मेक श्योर कि डेली बेसिस पे अपना नोट्स बनाते रहो. और जब भी नोट्स बना रहे हो मेक श्योर दैट यू लीव सफिशिएंट स्पेस आफ्टर एवरी पेज और आफ्टर एवरी टॉपिक, so that in future if you want to add some charts or if you want to add some pointers or some conclusion or introduction which you feel is necessary for writing your mains answer or writing your answers for your semesters in your college graduation, तो उस चीज को आप बाद में ऐड कर सकते हो ताकि बार बार आपको नोट्स ना बनाना पड़े. हालांकि मैं आपको सही बताऊं कि तो नोट्स एक बार में सफिशिएंट या फाइनल नहीं बनते हैं. 2-3 बार आपको लगता है कि आपको नोट्स बनाना चाहिए. जैसे मुझे अभी भी लग रहा है कि तीसरी बार बना ले, लेकिन अभी भी और बनाना चाहिए नोट्स, बिकॉज एवरी टाइम यू स्टडी आपको लगता है कि और चीजें ऐड करनी चाहिए. बिकॉज सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि एक जिंदगी कम पड़ जाएगी इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए. लगता है कि सेक्शंस इतने कम है. हाँ, जज बनते हैं सब लोग 8-9-10 महीने मिनिमम, मैक्सिमम 1-1.5-2 साल में आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जज बन सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंटली उसको गो थ्रू करें, कंसिस्टेंटली अपनी रूटीन को फॉलो करें. बट द पॉइंट इज कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्मार्ट स्टडी करो, टू द पॉइंट पढ़ो, टू द पॉइंट लिख के आओ और हमारा एग्जाम क्लियर है. बट व्हेन इट कम्स टू इंटरप्रिटेशन पॉइंट, तो जजेस अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, सीजेआईज हैं, वो जब तक उस सर्विस को या उस पोस्ट को सर्व करें तब तक वो उस एक्ट को या उस कोड को या उस लॉ को इंटरप्रेट करते रहते हैं, राइट? So yes, that was all from my side in today's segment. I hope you all have enjoyed the session. Now we will meet in another new segment. Till then, thank you so much.